नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर फैसला लिया है। महादेव ऐप समेत 22 सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। महादेव ऐप समेत 22 सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। तो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको, महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार सियासत भी छत्तीसगढ़ में जारी है और इसी बीच जो है केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 22 सट्टेबाजी ऐप पर महादेव समेत 22 सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से आया है। महादेव ऐप समेत 22 सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगा दिया गया है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। ईडी की कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। बार बार हम तस्वीरें देख रहे थे, ईडी कार्रवाई कर रही थी और जब सीएम भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगे, उसके बाद जो है कांग्रेस भी लगातार कह रही थी कि इस ऐप को आखिर क्यों नहीं केंद्र सरकार बंद कर देती, और उसके बाद यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में प्रचार का शोर थम चुका है, जिसके बाद अब कैंडिडेट्स डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण की 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं, जिनमें 198 पुरुष, 25 महिला। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं, 20,84,675 महिला मतदाता हैं, 69 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। मंगलवार 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें से 11 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 9 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मी भेजे जा रहे हैं। हालांकि खराब मौसम की वजह से मतदान दलों को पोलिंग बूथों पर भेजने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से तमाम रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। हमारे द्वारा इस वक्त मतदान पोलिंग पार्टियों की मूवमेंट के संबंध में एवं बूथ निगरानी के लिए विशेष ड्रोन की व्यवस्था किया गया है, जिसके द्वारा मूवमेंट के दौरान पूर्ण रूप से सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए ड्रोन से हम लोग रास्ता और पोलिंग बूथ को मॉनिटर कर रहे हैं।
जो भी हमारे इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ पे हमने ड्रोन की व्यवस्था की हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। प्रचार थमने से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के जारी किए गए इस घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र में काफी समानता नजर आ रही है। घोषणा पत्र पर नजर डालें तो धान के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाती दिख रही है। पार्टी ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की, जबकि बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। ग्रामीणों को आवास, 200 यूनिट तक बिजली, मुफ्त शिक्षा, इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार के लिए लोग पर 50% सब्सिडी जैसे वादे कांग्रेस ने किए। तकरीबन यही घोषणाएं बीजेपी ने भी की है। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी 7000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3200 रुपया प्रति क्विंटल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और इसके बाद प्रबुद्धजन, व्यापारी और उद्यमियों की बैठक को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एमपी की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि भाजपा की ही सरकार दोबारा बनानी है। मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कामों के आधार पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए तेज गति से विकास का स्वाद लिया है, हमारा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार, एक ईमानदार सरकार जो मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। जो गारंटी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है कि एक बीमारू राज्य को सुधार कर जो हम आज 10 प्रमुख प्रदेशों में से एक बना सके हैं, अब अगली बार 2023 में जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और 24 में केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 स्टेट्स में से एक बनेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दमोह में हिमाचल और छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एमपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर, सुशासन पर वोट मांग रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासन में बीमारू राज्य होता था, आज एक ऐसा आकांक्षी राज्य बना है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नई सड़कें, 7 लाख हेक्टेयर से 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि हो गई, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक और एक्सपोर्टर बन गया। और यहीं पर मध्य प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज लगभग 30 नए खुले हैं
और वही मध्य प्रदेश जो कभी 2% कृषि दर थी, आज 19% कृषि दर है, जिसकी आधा % विकास दर थी, आज वो रिकॉर्ड विकास दर पर है। कांग्रेस के राज में कभी नहीं हो सकता था। कांग्रेस तो झूठी गारंटियां हिमाचल और कर्नाटक में देकर सरकार बनाई, अब सभी गारंटियां कांग्रेस की फेल हिमाचल और कर्नाटक में हो गई हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर की सभी सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और इस दौरान उन्होंने कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कोई जयवीरू नहीं, बल्कि दोनों ही अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये तो ज्यादा एक प्रकार से जोड़ी नहीं, बेजोड़ जोड़ है। ये तो इनके बीच के आपसी झगड़े तो आप सब ज्यादा हमसे जानते हैं। आप उसकी रिपोर्टिंग रोज करते हैं, आपके अखबारों से और टीवी चैनल से हमें पता चलता है कि एक दूसरे के घर के बाहर क्या कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में उनके विचार क्या है, वो तो पूरी जनता ने देख लिए। तो वो तो दोनों जोड़ी नहीं है, वो अपने अपने बच्चों को बिठाने के लिए आपस में झगड़े में लगे हुए हैं। जबकि हमारे यहाँ पे एकजुट होके हम सब काम करते हैं और सब मिलजुल के प्रदेश और देश के विकास में जुड़े हुए हैं। टीकमगढ़ में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इंडी गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप लगाए। कमलनाथ के बयान को लेकर कहा कि उनकी उम्र 80 साल की है, वो कहते हैं कि पहचानते नहीं है। दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? वंशज जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल वो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कई सालों से जनता की सेवा कर रही है। कांग्रेस प्यार मोहब्बत की राजनीति करती है, जिसको हमारी विचारधारा पसंद है वो हमारे साथ आए। कांग्रेस पार्टी न किसी के सामने गिड़गिड़ाती है और न धोखा देती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी 138 साल से जो है जनता की सेवा कर रही है। ये आरोप जो है वो लोग लगाते हैं जिन लोगों को जो है अपने आसपास के परिवेश का एहसास नहीं। कांग्रेस पार्टी न किसी के सामने गिड़गिड़ाती है और न किसी के साथ धोखा करती है। उसका सौदा प्यार का सौदा है। जिन्हें उसकी राह अच्छी लगती है, विचारधारा अच्छी लगती है, वो विचारधारा के साथ आएं और आगे बढ़ें। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। रतलाम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई का जमकर उपयोग कर रही है और इसी के साथ ही उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बना रही है। आईटी का, सीबीआई का उपयोग तो ऐसा किया जा रहा है कि हर कांग्रेस की नेता पर ईडी आ रही है, आईटी आ रही है, सीबीआई आ रही है। लेकिन वही व्यक्ति जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह जी ने कहा था कि इनके खिलाफ वाइट पेपर हम लाएंगे, करप्शन का वाइट पेपर लाए भी, लेकिन भाजपा में चले गए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार साहब के लिए मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है महाराष्ट्र में सिंचाई विभाग में और अजीत दादा उसके लिए जिम्मेदार हैं। उनको तो जेल भेजना चाहिए। 3 दिन बाद जेल भेजने के बजाय उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। आखिर ये तो हो ही रहा है। ये
और इसी बीच बड़ी खबर उमरिया से है, जहां एक किराना दुकान में बड़ी तादाद में अवैध रूप से रखे पटाखे जब्त किए गए हैं। पूरा वाकया जिले के बिरसिंहपुर पाली शहर का बता रहे हैं आपको, जहां रिहायशी इलाके में संचालित एक किराना दुकान में पटाखे का स्टॉक होने की जानकारी मिली। प्रशासन को ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। प्रशासन के मुताबिक व्यापारी के पास पटाखा रखने और बेचने का लाइसेंस नहीं था। दमोह के कुम्हारी में हत्याकांड से सनसनी फैल गई। अज्ञात ने 29 साल की महिला और उसके 7 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला घर में सो रही थी और उसका पति खेत में था। सुबह जब वो घर आया तो दोनों को उसके शव उससे मिले। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के बाद मामले के खुलासे की बात कही जा रही है। आयु है जिनकी, उनका एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच धारदार हथियार से उनके और उनके बेटे देवेंद्र की हत्या कर दी गई, जिसके साथ भी 4 बजे से पुलिस यहाँ उपस्थित है। पुलिस सूचना मिलने के बाद ही, और अभी वर्तमान में FSL टीम और फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफर सभी आ चुके हैं और आगे की विवेचना जारी है। मंडला के सेमपर खापा और हीरापुर के ओपन कैंप में 6 करोड़ की हेराफेरी का पता चला है। धान के भंडारण में यह हेराफेरी हुई। दरअसल यहां प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के तहत भंडारण धान की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी निभा रही कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 4 करोड़ के धान में हेराफेरी की गई। तो वहीं 2 करोड़ रुपए के धान खराब हो गए, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर मंडला कलेक्टर ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पहले तो बात है, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री टूटा है पूरा। और जब माल निकलते समय यहाँ से वो क्या बोलते हैं, निकासी के समय लेबर मतलब कंपनी को भिजवाना था लेबर एक दूसरी बात है बारदाना की कमी। ये सब व्यवस्था की वजह से माल सड़ गया और कुछ शायद बैल खा गए। वो एक वेयर हाउस की कंपनी है जिसमें हेराफेरी हुई थी उस समय पे, जो हमारा उपार्जन होता है उसकी स्टोरेज को लेकर, और उसी के संबंध में स्टेट से भी जब चर्चा की गई, स्टेट से भी निर्देश मिले कि इनका जो दोष है वो प्रमाणित हो चुका है, इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई दर्ज करनी जाए। तो उसी के लिए आपराधिक कार्रवाई दर्ज करने के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिसकर्मी चोरों के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, चोर अब पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे। हाल ही में आरोन थाना प्रभारी की बाइक चोरी की जानकारी सामने आई है। इसके पहले 2 और पुलिसकर्मी की बाइक भी महीने भर के अंदर चोरी हो गई है। घटना को लेकर मिले CCTV के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। तो चोरों के निशाने पर जो है पुलिस आ गई है। पुलिसकर्मी भी अब महफूज नहीं है। थाना प्रभारी की बाइक चोरी हुई है और ये महीने भर में दूसरा तीसरा मामला बताया जा रहा है। महीने भर के अंदर 3 पुलिस वालों की बाइक चोरी हो चुकी है। फिलहाल CCTV के आधार पर मामले की जांच पड़ताल जारी है। और चलिए अब आपको दमोह से आया एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें बीच बाजार 2 सांड लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिला बस स्टैंड के पास का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, जिसमें 2 सांड आपस में लड़ने लगे तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने ही सांडों की इस लड़ाई को रोका और उन्हें मौके से भगाया। सांड की लड़ाई का ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, 2 सांडों की लड़ाई का। और जैसे ही इनकी लड़ाई शुरू हुई, बीच बाजार में लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए और फिर कुछ लोगों ने आके दोनों सांडों को आपस में से छुड़ाया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। उसके बाद कहीं जाकर के लोगों ने राहत की सांस ली। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।